हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज से हम अपना एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसमें हम कई वीडियोस देखेंगे जिसमें पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर किया जाएगा। राइट, इससे पहले हमने बिहार के भूगोल से रिलेटेड वीडियोस बना दी हैं। जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके वो देखिए। और जो भी वीडियोज़ हैं दोस्तों, ये आपका बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सीडीपीओ या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत में हम पहले इस्लाम के उदय को देखेंगे, उसके बाद हम भारत में मुस्लिम आक्रमण और उसके बाद सल्तनत काल और मुगल काल को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इस्लाम का उदय कब हुआ। तो इस्लाम एक अरबी शब्द है। आपको पता होगा कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला होता है सिल्म और दूसरा होता है सिल्म। तो सल्म का मतलब होता है शांति और सिल्म का मतलब होता है समर्पण। यानी कि इस्लाम का मतलब क्या हो गया? शांति और समर्पण। जो लोग इसका कुछ और समझते हैं वो आराम से समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। तो इस्लाम का जो अरबी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, उसका जो मतलब होता है वो होता है शांति और समर्पण। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? अरब देश में हुआ था। पहले अरब में बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था। हालांकि आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म में किसी भी तरह के मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, लेकिन आप पहले जाएंगे अरब कंट्रीज में तो पहले वहाँ मूर्ति पूजा और बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक यानी कि शुरुआत करने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है और वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस्लाम के अनुयायियों को क्या कहते हैं? हम मुसलमान कहते हैं। राइट, इनका पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है। अब इसमें कुरान में मुसलमानों के 5 कर्तव्य बताए गए हैं। तो कलमा, अल्लाह पर पूर्ण विश्वास प्रकट करना। नमाज, प्रत्येक मुसलमान को दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। रोजा, रमजान के महीने में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक अन्न जल ग्रहण किए बिना अल्लाह की इबादत करना। जक़ात क्या होता है? तो अपनी आय का लगभग 2.5% गरीबों में दान करना। राइट। और हज क्या होता है? तो प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। ये मुसलमानों के 5 कर्तव्य बताए गए हैं। आगे है पैगंबर पैगंबर मोहम्मद साहब प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना की और मदीना को केंद्र बनाकर मुसलमानों पर शासन किया। पैगंबर साहब ने धर्मराज के अर्थात खिलाफत की स्थापना की। तो देखिए, खिलाफत का हिंदी में क्या मतलब होता है? धर्मराज, जो कि टर्की में शुरू हुआ था। बाद में अपने देश में भी खिलाफत आंदोलन तो आपने सुना ही होगा। पैगंबर साहब के बाद खिलाफत धर्मराज के प्रमुख को खलीफा कहा गया। राइट, पैगंबर साहब के बाद जो भी आए उनको क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। अब पवित्र खलीफा क्या होता है? तो पैगंबर साहब के बाद 4 पवित्र खलीफा हुए। ये चारों पैगंबर साहब के साथ ही रह चुके थे और सर्वसम्मति से इन्हें खलीफा चुना गया था। ये पवित्र खलीफा कहलाए। पवित्र खलीफाओं की राजधानी कहाँ होती थी? मदीना हुआ करती थी। तो इनमें से 4 कौन कौन है? तो पहले थे अबू बकर। अबू बकर ये 632 से 634 ईस्वी के आसपास रहे। ये प्रथम खलीफा थे जिन्होंने अल्लाह को केंद्र में रखकर मुसलमानों पर शासन किया एवं इस्लाम धर्म का प्रचार किया। हजरत उमर 634 से 644 ईस्वी, इनके समय में विजय अभियान बहुत सफल रहे। इन्होंने ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया आदि क्षेत्रों को जीतकर खिलाफत में सम्मिलित किया। इन्हीं के समय क्या हुआ दोस्तों? 636 ईस्वी में अरबों पर भारत का पहला आक्रमण हुआ जो कि असफल रहा था। याद रखें, 636 ईस्वी में अरबों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन ये असफल रहा था। उसके बाद चौथे थे आपके हजरत उस्मान 600। इनका शासनकाल याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखें। इन्हीं के समय जो धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है संकलन हुआ था, यह अरबी भाषा में लिखा हुआ है। तो कुरान किस भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में। उसके बाद हजरत अली हुए 656 से 661 ईस्वी। इनके समय भी विजय अभियान चलते रहे। उमैया वंश, तो अली की मृत्यु के बाद उमैया नामक व्यक्ति ने अली के पुत्र हसन को हटाकर स्वयं खलीफा बन गया। उमैया वंश की राजधानी दमिश्क हुआ करती। अभी चलिए कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में किस देश की राजधानी दमिश्क है। अब अब्बासी वंश क्या था? तो 1749 में अब्बासी सफ़ान ईरानियों को सहयोग से उमैया वंश का अंत करके अब्बासी वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी बगदाद थी। बगदाद पता होगा, इराक की राजधानी है अभी वर्तमान में। इस वंश का अंतिम खलीफा मुस्तकीम था। थोड़ा सा हम लोग
इस्लाम के बैकग्राउंड के बारे में जान लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में इस्लाम आक्रमण हुआ था, तो ये जानना जरूरी था कि ये इस्लाम कौन थे, आए कहाँ से थे। तो जनरली आप देखेंगे कि ये इराक और सीरिया के आसपास के इलाके में ये हुए थे। चलिए, अब अरबों का सिंध विजय यानी कि अरबों का भारत पर आक्रमण और वो कैसे कैसे विजय प्राप्त किए, अब यहाँ से हमारा प्रॉपर मिडल इंडिया शुरू होता है। ठीक है ना। 711 ईस्वी में खलीफा वालिद के उत्तरी क्षेत्र ईरान के गवर्नर अल हजाज ने खलीफा से सिंध अभियान की अनुमति प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल हुआ। तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, और दोस्तों इसी को भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया था। अरबों का सिंध विजय के कारण क्या थे? तो राजनीतिक कारण देख ले तो मुस्लिम राज्य का विस्तार, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में मुस्लिम शासन व्यवस्था कायम हो। आर्थिक कारण क्या थे? तो भारत एक समृद्ध देश था और अतः यहाँ उसके अधिकार करके धन प्राप्त करना चाहते थे। ये तो हर आक्रमणकारियों का उद्देश्य ही यही था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तात्कालिक कारण कुछ अरबी जहाज़ों का समुद्री डाकुओं के द्वारा लूटा जाना। अब राइट, ये हो गया। अगला है अरबों के विजय का क्या प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर। तो राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? तो अरबों की प्रशासनिक नीतियां मध्य युग के तुर्क, अफगान और मुगल साम्राज्य के लिए भी मार्गदर्शन का काम करती रही। आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो भारत में खजूर की बागवानी एवं ऊँट का पालन का विकास हुआ। देखो, ये अरबियों से आया, ऊँट और खजूर की बागवानी। चर्म शिल्प को प्रोत्साहन मिला। मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। नगरीकरण के नए नगरों का विकास हुआ। अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो सामाजिक समानता का विकास हुआ और ऊंच नीच वर्ग भेद में कमी आई। पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। और वहीं अगर हम बात करें सांस्कृतिक प्रभाव की, तो सांस्कृतिक प्रभाव सिंधी भाषा का विकास हुआ। भारत में कुरान का सर्वप्रथम अनुवाद सिंधी भाषा में ही किया गया था। सैकड़ों अरबी विद्वान जो है चिकित्सा, दर्शन, गणित आदि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आए। अनेक भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ। आयुर्वेद, सूर्य सिद्धांतिका, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र आदि का अरबी में अनुवाद हुआ। तुर्कों का उदय और भारत पर आक्रमण। तुर्क मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति थी। अब्बासी खलीफाओं के समय से लोग महल रक्षक और पेशेवर सैनिक के रूप में रहते थे। इसी समय ईरान इराक क्षेत्र में सामानिक राज्य का उदय हुआ। आगे चलकर सामानिद राज्य कमजोर हुए, उसका लाभ उठा करके गजनी को केंद्र बनाकर अल्पतगीन, याद रखेंगे इस नाम को, आगे ये इस्तेमाल होगा, कई बार होगा, ने तुर्कों के प्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसने? तो अल्पतगीन ने। अब अल्पतगीन के बाद में अगर जानते हैं तो ये कौन था? इसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन ने 1700 ईस्वी में 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। इसमें एक सुबुकतगीन था। अल्पतगीन के बाद सुबुकतगीन शासक बना था। ये 977 से 997 ईस्वी के आसपास रहे। ये दूसरा तुर्क शासक था। सबसे बड़ी बात ये है, आपको याद रखना है कि ये तुर्क थे। अब हम क्यों कह रहे हैं कि इसको याद रखना है? क्योंकि ये आगे काम आएगा जब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे। तो ये तुर्क थे। तो अल्पतगीन के बाद कौन आए? सुबुकतगीन आए। कुछ दिनों बाद सुबुकतगीन ने जयपाल के राज्य में आक्रमण करके लूटपाट किया। सुबुकतगीन के मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र हुए, एक अब्दुल कासिम महमूद और एक हुआ इस्माइल। दोनों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होने लगा, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजयी हुआ और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नए शासक बन गए। अब इसी को कहते हैं महमूद गजनवी। और ये कासिम महमूद विजयी जो था, जो विजयी हुआ था, वो महमूद गजनवी के नाम से गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी गद्दी पर बैठने के 1 वर्ष के अंदर ही बगदाद के अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्लाह से गजनी के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली। अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का रक्षक, या अमीन उदौल्ला, साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि प्रदान की। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला
पहला मुस्लिम शासक हुआ था। याद रखेंगे, महमूद गजनवी पहला शासक था जिसको सुल्तान की उपाधि मिली थी। भारत अभियान के बारे में बात करते हैं तो महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, यानी कि 27 सालों में 17 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ जब इसने सीमा के कुछ क्षेत्रों को पराजित किया था। दूसरा अभियान की बात करें तो 1001 ईस्वी में जब इसने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। राइट, तो याद रखेंगे कि 1001 ईस्वी में ये किसके ऊपर आक्रमण किया था, तो ये हिंदू राजा थे। कौन, नाम याद रखेंगे आप, जयपाल, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक जयपाल ने इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर सके और स्वयं निर्मित चिता में जलकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। राइट, 1006 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और यहाँ पर करमाथी वंश के शासक अब्दुल फतेह दाऊद ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से मुल्तान पर महमूद गजनवी का अधिकार हो गया। याद रखेंगे, मुल्तान में कौन शासन कर रहे थे, तो अब्दुल फतेह दाऊद थे उस वक्त। 1008 इसमें पुनः इसने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक आनंदपाल को वयहंद के पास पराजित किया। इस विजय के बाद महमूद गजनवी ने सिंध पर अधिकार कर लिया था। याद रखेंगे, वयहंद के पास एक शासक थे आनंदपाल, हिंदू शाही साम्राज्य के थे। 1008 ईस्वी पर इनको हराया था। 1018 ईस्वी में इसने गंगा घाटी में प्रवेश किया और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहाल राजा राज्यपाल द्वारा शासित कन्नौज राज्य पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1024 से 25 पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। इस समय गुजरात का राजा कौन था, तो भीम प्रथम था। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद इसने सोमनाथ मंदिर पर अधिकार कर लिया और मंदिर को तोड़कर जितनी संपत्ति थी सब लूट के लेके भाग गया। 1025 में सोमनाथ से वापस जाते समय सिंधु नदी के निचली घाटी में जाटों ने इनका मार्ग अवरुद्ध किया और इस समय रक्षात्मक कार्यवाही करके गजनी चला गया। 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ। यह आक्रमण जाटों के विरुद्ध एक तरह से दंडात्मक अभियान था। मतलब जाते वक्त जाटों ने इनको बहुत परेशान किया तो उनको सबक सिखाने के लिए वापस ही आक्रमण करने आया था। इसमें इसने जाटों को कठोरता से दमन किया और वापस चला गया। अब भारत में महमूद गजनवी के 17 अभियान हुए थे, उनमें से कुछ प्रमुख क्या है, तो 1001-2 में हिंदू शाही राजा जयपाल पर सबसे पहला आक्रमण, 5-6 में मुल्तान के राजा अब्दुल फतेह दाऊद पर आक्रमण, 8-9 में हिंदू शाही राजा आनंदपाल पर, 12-13 में थानेश्वर के राजा राजाराम पर भी इसने आक्रमण किया था। 18-19 में कन्नौज के उस वक्त राज्यपाल हुआ करते थे कन्नौज में, तो उस पर भी इसने आक्रमण किया था। 20-21 में कालिंजर के राजा विद्याधर, इसको भी आक्रमण किया था। 24-25 में सोमनाथ और उस वक्त राजा थे भीम प्रथम। अब इसके आक्रमण का प्रभाव देखेंगे कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया कि भारतीय राज्य तो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, इनके अंदर एकता नहीं है। इससे क्या हुआ कि जो अदर अरब शासक थे उनको लगा कि हम भारत पर बहुत ही आसानी से आक्रमण करके लूटपाट कर सकते हैं। पंजाब सिंध एवं मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति कर मुस्लिम शासन की स्थापना करी और यहीं से भारत में मुस्लिम शासन शुरू हो जाता है। भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया। जैसे मैंने कहा, भारतीय कला को नष्ट किया, बहुत सारे मंदिरों को इसने तबाह किया था। और तो कहना ही क्या है, सोने की चिड़िया को मिट्टी की चिड़िया बना के छोड़ दिया इसने। मोहम्मद गोरी के बारे में बात करते हैं। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में गोर वंश का उदय हुआ। इसके साम्राज्य का उद्धार उत्तर पश्चिम के अफगानिस्तान तक था। प्रारंभ में गोरी लोग गजनी के अधीन थे, बाद में ये स्वतंत्र हो गए। आपको बताते हैं कि ये सब जनजातियां हुआ करती थी वहां पे, गोरी, गजनी। 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन बिन शाम गौर वंश का शासक बना। इसने गजनी पर आक्रमण करके इसे जीत लिया और अपने छोटे भाई मोहम्मद गोरी को गजनी दे दिया। याद रखेंगे, गयासुद्दीन बिन शाम ये गौर वंश का था, इसीलिए इनको हम गौरी कहते हैं। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ।
याद रखेंगे आप। यहाँ इसने करमाथियों को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित किया, इसकी पहली विजय थी। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। कुशहद के मैदान में गोरी का करारी हार हुई। यह भारत में इसकी विजय पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद मोहम्मद गोरी ने मुल्तान एवं सिंध के मार्ग को बदलकर पंजाब के मार्ग को चुना। 1181 में इसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर गजनी वंश का खुसरो मलिक शासक था। इसने युद्ध के स्थान पर मोहम्मद गोरी को अत्यधिक उपहार देकर संधि कर ली थी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और गजनी चला गया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। इसने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु बाद में विद्रोह कर दिया था इन्होंने। अब इनके कौन कौन से अभियान थे देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। करमाथी वंश था उस वक्त। 1178 में गुजरात भीम द्वितीय थे। 1181 में पंजाब खुसरो मलिक थे। 1186 पंजाब खुसरो मलिक। 1198 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच। 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। 94 में फिर कन्नौज या चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें जयचंद हार गया था। 1195 में बयाना का युद्ध हुआ था जिसमें कुमारपाल के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और 1205 में खोखरो से युद्ध हुआ था इनका। अब 1194 में गोरी के कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक जयचंद था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया और इसको मार दिया। इस युद्ध के बाद कन्नौज और वाराणसी पर गोरी का अधिकार हो गया था। मोहम्मद गोरी के सेनापतियों द्वारा विजित क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक। 1196 अजमेर विजय। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का ही एक सेनापति होता था। तो उसने अजमेर विजय किया था 1196 में। बदायूं विजय किया था 1197 में। और 1202-3 किया था बुंदेलखंड विजय। इसके बाद बख्तियार खिलजी इसी का एक मतलब कि ये जो सेनापति हुआ करता था उसी सेनापति में एक प्रमुख सेनापति या कहिए उसके लोअर लेवल का एक व्यक्ति था बख्तियार खिलजी। तो आपको पता होगा कि फेमस इसका बिहार पर आक्रमण था 1197-98 में। 1205 में बंगाल विजय इसने किया था। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो महमूद गजनवी यामनी वंश से संबंधित है, याद रखेंगे। महमूद गजनवी जो था ये यामनी वंश से संबंधित तुर्क था। ये महमूद गजनवी कश्मीर अभियान किया था लेकिन वह अभियान असफल रहा था। मतलब इसने कश्मीर को भी जीतने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा। अलबेरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान था। वो यह ख्वारिज्म का रहने वाला था लेकिन गजनी में बस गया था। अलबेरूनी भारत में आकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का तुर्क था, याद रखेंगे। संसबनी का ये था और गजनी यामनी वंश का। इसका वास्तविक नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का साधारण सेनापति बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार और सोमपुर बौद्ध विहार को तहस नहस करके सैकड़ों भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी की एकता प्रदान किया था। अब ये तो नहीं पता कि हाँसी की एकता क्या होता है। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हाँसी की एकता क्या हुआ करता था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित भारतीय प्रदेशों का प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया था 1192 ईस्वी में। और यहीं से हमारा शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला। 320 ईस्वी तक 5 वंशों ने शासन किया। आइए देख लेते हैं कौन सा वंश कितने कब कौन था। देखिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। देखिए जी से गुलाम या फिर सलाव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो SKTSL आप एक्रोनिम बना लीजिए SKTSL। तो ये स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो आप एक्रोनिम बना करके इसको याद रख सकते हैं, आपको भूलने में परेशानी नहीं होगी। या आप S की जगह G भी रख सकते हैं, तो GKTSL। आप इन सब से कोई
छोटा सा प्रोवर्ब बना लीजिए, कहावतें बना लीजिए और आसानी से याद कर सकते हैं। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, मतलब 30 साल तक मात्र ये रहा था। मतलब सबसे कम अगर किसी ने शासन किया तो वो थे खिलजी वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। तो पहले नंबर पर खिलजी रहे, उसके सबसे कम 1320 से 1414 ईस्वी तुगलक वंश, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। अब आप टाइम पीरियड देख लीजिए, किसने कितने सबसे ज़्यादा कौन शासन किया। तो गुलाम वंश 1206 से 1290, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका लगभग 84 साल तक। 1290 से 1320, ये कितना हो गया, 30 साल तक। 1320 से 1414, तो इधर हो गया 80 और ये हो गया 14, तो ये हो गया 94 साल तक। और सैयद वंश 1414 से 1451, तो ये कितना हो जाएगा, 36, 50 तक, तो ये हो जाएगा 36 और एक 37 साल तक ये रहे। और 51 से 26, तो ये हो गया 49 उधर, और मतलब 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75 साल तक इन्होंने भी शासन किया। तो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने शासन किया। ये आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तक कौन शासन किया, उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश, उसके बाद शासन किए गुलाम वंश, उस सॉरी उसके बाद, हाँ ठीक है, उसके बाद शासन किए लोधी वंश, और उसके बाद शासन किए आपके सैयद वंश, और सबसे कम शासन किए खिलजी वंश। ठीक है, तो आप ये एक्रोनिम याद रखेंगे। तो चलिए हम अपने गुलाम वंश की तरफ बढ़ते हैं। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का दास था, इसलिए वह इस वंश को दास या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसका तात्पर्य है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। इसे आरंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब पहले शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक एवं मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी ने अपने दासों को पुत्र की तरह माना। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बना और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपहसलार की उपाधियों के साथ शासन किया था। 1208 में ऐबक गजनी गया और यहीं पर मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद से इसे दास्ता का मुक्ति पत्र भेजा और उसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। मिनहास उस सिराज ने इसे हातिम ताई कहा है। आपको पता होगा कि मिनहास उस सिराज ने तबाकत ए नसीरी लिखी है, तो हातिम ताई कहा है इनको। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। कहाँ पे, लाहौर में। इनकी मृत्यु के बाद इनकी तथाकथित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो इल्तुतमिश से पराजित होने से पहले 8 महीने तक शासन किया था। ऐबक की उपलब्धियां क्या थी, तो लाख बख्श की स्थापना किया था। हातिम ताई इसको लाख बख्श की उपाधि धारण करी थी इसने। हातिम ताई इनको कहा था इसने, मिनहास उल सराज ने, और कुरान ख्वां की उपाधियां इसने धारण की थी। ऐबक के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे, तो हसन निज़ामी थे और फ़क्र ए मुदाबिर थे। हसन निज़ामी और फ़क्र ए मुदाबिर। इसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ऐबक अपनी दास्ता से मुक्ति से पहले ही 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इक़्तिदार हुआ करता था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत असली में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। अब आइए बढ़ते हैं, चंगेज खां कौन था, तो इसी के समय चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय, इल्तुतमिश के समय 1220 से 21 में। मंगोल का आक्रमणकारी था। ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक पहुंचा था। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को शरण न देकर चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की, क्योंकि यह डरता था चंगेज खां से।
उसके बाद नसीरुद्दीन कुबाचा की समस्या। तो कुबाचा सिंध एवं मुल्तान के प्रभारी थे, इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। 1217 में मंसूरा के युद्ध में इल्तुतमिश ने कुबाचा को पराजित करके लाहौर छीन लिया। 1227 में इल्तुतमिश सिंध सुल्तान पर आक्रमण करके कुबाचा को पराजित किया। कुबाचा अपने जीवन की रक्षा के लिए सिंधु नदी में कूद गया और डूबकर मर गया। अब इल्तुतमिश के बंगाल विजय के बारे में बात करते हैं। तो इस समय बंगाल का शासक गयासुद्दीन स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। 1226 में इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने बंगाल पर आक्रमण किया। युद्ध में गयासुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया। इस तरह बंगाल पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने नसीरुद्दीन को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। 1229 में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों के एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया। इसके 40 विशिष्ट अमीर सहित सम्मिलित थे, जिसे तुर्क चहलगानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। तो चहलगामी की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी, या इसको चालीसा भी कहते हैं क्योंकि 40 लोग इसमें होते थे। 1229 में इल्तुतमिश बगदाद के अब्बास खलीफा मुल्तान सिर बिल्ला से मंसूर प्राप्त किया। खलीफा ने इसे सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण दी। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के प्रचलित किए, जिसमें चांदी के टंका और तांबे के चीतल नाम की मुद्रा थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मैंने ही आपको पहले ही बता दिया। अब इल्तुतमिश के प्रमुख विजय कौन कौन से थे? तो 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में तजुद्दीन दौज को पराजित किया। 1217 में मंसूरा के युद्ध में नसीरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 ईस्वी में बंगाल विजय की यहाँ शासक के गयासुद्दीन को पराजित किया। 1227 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान विजय नसीरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 से 1231 तक राजपूतों पर विजय प्राप्त किया। पंजाब के खोखरों पर विजय प्राप्त की 1235 ईस्वी में। अब तुर्क ए चहलगनी या दल चालीसा क्या हुआ करता था, इसको देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। और विश्वास पात्र अमीर होते थे, जिसको बड़े बड़े पद दिए जाते थे। ये एक तरीके का प्रशासनिक पद हुआ करता था। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि क्या एक धार्मिक वर्ग था? तो नहीं, एक प्रशासनिक वर्ग था। इल्तुतमिश किसके लिए जाना जाता है? तो टंका के लिए। चांदी के सिक्के इसने बड़ी मात्रा में चलवाए, इनको टंका कहता था। और तांबे के सिक्के को ये जीतल कहता था, जिसका अनुपात कितना था? 1.48 हुआ करता था। अब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हैं। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसा और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बीच भीषण राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ। इस समय दल चालीसा सुल्तान निर्माता की भूमिका अदा कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं के सलाह मशवरा से सुल्तान बनते थे। जैसे मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी इराक के जो खलीफा होते थे, उनसे सुल्तान की उपाधि लेते थे। उसी तरीके से सल्तनत काल में जो शासक थे इल्तुतमिश, इन्होंने चालीसा का गठन ही इसलिए किया था कि जो राजा बने वो इसी के सलाह मशवरा से बने। अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं करते थे तो वो सुल्तान नहीं माना जाता था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1266 तक के काल को चालीसा का काल माना जाता है, यानी कि इतने दिन तक इनका प्रभाव रहा। 1236 से 66 तक रुकनुद्दीन फिरोज शाह, देखो ये गलत लिखा हुआ है 36। इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को अपना अधिकारी नियुक्त किया, लेकिन तुर्की अमीरों से इसकी इच्छा का सम्मान नहीं किया। एक्चुअली जो रुकनुद्दीन था वो 36 में राजा बना और तुरंत हट गया था, क्योंकि बाद में रजिया सुल्तान राजा बन गई थी। तो ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये आप इसको सही कर लेंगे, ये ठीक है। इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। सुल्तान की माता शाह तुर्कान थी। शाह तुर्कान विद्वानों और शेखों को दमन किया करती थी। शाह तुर्कान के आतंक से परेशान होकर रजिया एक दिन लाल वस्त्र धारण किया, मतलब न्याय की याचना का प्रतीक। पर जुम्मा के दिन नमाज के समय जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की। दिल्ली की जनता ने राजमहल पर धावा बोलकर शाह तुर्कान एवं रुकनुद्दीन को बंदी बना लिया और रजिया सुल्तान बन गई। रजिया दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी, जिसे अपने शासन के प्रारंभ से ही तुर्की अमीरों के विरोध का सामना करना पड़ा था। अब थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में जान लेते हैं।
तो दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके आमिर आखूर यानी कि अस्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों का नेता इख्तियारुद्दीन एतगीन था। रदिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया था। 1240 में कैथल के निकट रजिया में अल्तुनिया की हत्या कर दी गई थी। अब बहराम शाह के बारे में जानते हैं। 1240 से 1242 ईस्वी, इस समय राज्य की सारी शक्ति एतगीन के हाथ में थी। 1241 में मंगोल नेता तायर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ और मंगोल पराजित हुए और भाग गए। अभी दोस्तों तुर्क ही शासन कर रहे हैं, याद रखेंगे। बहराम शाह की हत्या 1242 में कर दी जाती है। अलाउद्दीन महमूद मसूद शाह इसके बाद राजा बनते हैं और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था ये। 1946 ईस्वी में इसे कारागार में डाल दिया और यहीं उसकी मृत्यु हो गई। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, इल्तुतमिश का पुत्र नसरुद्दीन महमूद का पुत्र था ये। यह संत प्रवृत्ति का सुल्तान था, एक अच्छा लेखक। समय भी व्यतीत करने के लिए कुरान की प्रतियां लिखा करता था। इसने स्वतंत्र एक प्रचलित हो गया कि सुल्तान कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन करता है। 1246 में इसने बलबन को अपना वजीर बनाया। अब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन कौन थे, याद रखेंगे। तो रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र था। अलाउद्दीन मसूद शाह यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, ये यानी कि इसका लड़का था ये। और नसीरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का पौत्र या नसीरुद्दीन महमूद का पुत्र था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा आते हैं गुलाम वंश के, वो आते हैं बलबन। तो बलबन इल्तुतमिश का दास हुआ करता था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय में यह सत्ता के चरम उत्कर्ष पर था। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपनी राजत्व सिद्धांत की विवेचना की। मतलब मैं ही राजा हूँ, मेरा ही शासन, मेरा वचन ही शासन है, ये वाला था। डिवाइन पॉलिसी ऑफ किंग इन्होंने ही दिया था, बलबन ने। इसका सिद्धांत फारस से ग्रहण किया गया था। इसने सुल्तान को पृथ्वी पर नियावत खुर्द यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया बताया था। इसने कुलीनता पर अत्यधिक बल दिया, यानी कि जो आप आज के समय में नेपोटिज्म कहिए या कुछ कहिए, अपनी वंशावली बनवाई और अपने फारस के पौराणिक नायक अफरासियाब का वंशज बताया अपने आप को। बलबन ने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। इसने दरबार में सिजदा और पैबोस की परंपराएं आरंभ की। तो ये सिजदा और पैबोस की शुरुआत की किसने? बलबन ने। इसने ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाना शुरू किया, याद रखेंगे, बलबन ने। बलबन ने तुर्क चहलगनी अर्थात दल चलीसा पर घातक प्रहार करके इसका अंत कर दिया। फारसी के विद्वान अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन इसी के शासनकाल में प्रारंभ किया था, जो 7 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। अब गुलाम उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको देख लेते हैं। तो मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति प्रदान की। प्रसिद्ध सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान एवं सिंध विजय में कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की थी। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में रजिया के नाम का टंका जारी किया था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था। बलबन ने अपनी एक सैनिक अधिकारी अली को तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की थी। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। मंगोल नेता चंगेज खान का मूल नाम तेमुचीन था। गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। और इसके बाद दोस्तों 1290 में शुरू होता है खिलजी वंश। तो खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासन सबसे कम समय तक रहा था। खिलजी तुर्कों के 64 नस्लों में से थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। दोस्तों हम वीडियो को अब अगले वीडियो में जारी रखेंगे। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही हम अगला वीडियो बनाएंगे, अन्यथा हम। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।